हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दूंगा जो 2 नंबर के होंगे और जो वर्ष 2026 की परीक्षाओं में आपके लिए आने की पूरी संभावना है। और ये कोई मजाक नहीं है, मैं आपसे जो बोल रहा हूँ रियलिटी है। आप लोगों के लिए मैंने बड़ी मेहनत से इन प्रश्नों को छांटा है और आप अगर इनको सही तरीके से याद करोगे तो आपको ये पेपरों में अवश्य मिलेंगे। ये मेरा दावा है और ये मेरा फैक्ट दावा है। और सबसे पहले ही सारे विद्यार्थियों को मेरी ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप लोग अपने लक्ष्य को अपने गोल के लिए भेजने की पूर्ण कोशिश करें। और पढ़ने का सबसे अच्छा जो समय है वो सर्दियों का समय ही रहता है। इस समय लगभग शाम के बाद लोग आना जाना बंद कर देते हैं। इससे अच्छा पढ़ने का समय कोई नहीं है। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, विनती है, गुजारिश है, आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें, क्योंकि मेरा नया चैनल है। और तो आइए आज हम शुरू करते हैं विज्ञान के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए लिखकर और उनके उत्तर इसी बोर्ड पर बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करना जरूरी होता है, इस बारे में मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल डिटेल में जब मैं इसका उत्तर लिखाऊंगा तो समझाता हुआ जाऊंगा। ठीक है, इसलिए तो क्या होता है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है जिससे उसकी सतह पर, मैग्नीशियम की सतह पर ऑक्साइड की परत को साफ हो जाए एवं उस पर जो धूल के जो कण रहते हैं उनको भी अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं, जिससे मैग्नीशियम की सतह डायरेक्ट हवा के प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट उसके संपर्क में आसानी से आ सके। और इससे उसकी सतह जब पूर्ण रूप से साफ हो जाती है तो हवा और उसका एक दूसरे के संपर्क में आने से उसकी सतह बिल्कुल साफ हो जाती है। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्ल के 2 उपयोग लिखिए। अम्ल के 2 उपयोग। नंबर दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक उपयोग खाद्य पदार्थ के संरक्षण सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग रासायनिक अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है वो उनका जो स्वाद है वो खट्टा सा होता है, नुनखरा होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थ में कई प्रकार की चीजें आ जाती है, हमारे खाने की सामग्री होती हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग उसके संरक्षण है, उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग रासायनिक अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। रासायनिक यानी दवाई, गोली और तमाम प्रकार के एसिड होते हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। और मेरा जो आप लोगों से स्टूडेंटों ये कहना है कि आप इन 2 क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेना। ये अवश्य आएंगे, आप इस बात को लिख लो। इन 2 में से एक क्वेश्चन आपके लिए 2 नंबर का अवश्य पेपरों में मिलेगा। मेरे द्वारा आज आपको 10 क्वेश्चन समझाए जाएंगे, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं तीसरा क्वेश्चन अभी आपके लिए रिपीट करता हूं। तीसरा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, व्यंजक चूर्ण के उपयोग लिखिए। कोई 2 उत्तर। नंबर 1, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के व्यंजन में के लिए। नंबर 2, कागज उद्योग में
कागज उद्योग में काष्ठ लुगदी के व्यंजन में इसका उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के व्यंजन के लिए व्यंजक का चूर्ण होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। कागज उद्योग में, कागज का जो उद्योग होता है या कागज बनता है में काष्ठ लुगदी यानी कागज की एक ऐसी अवस्था जिसमें कागज के लिए काफी डिफाइन किया जाता है, काफी गला दिया जाता है, उसको उस घोल के लिए लुगदी कहते हैं, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है कि व्यंजन में इसका उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आघात वर्ध्यता का अर्थ बताइए। उत्तर, आघात वर्ध्यता कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। पतली चादर बनाई जा सकती है। ऐसी धातुओं को आघात वर्ध्यता धातुएं कहते हैं। तथा धातुओं का यह चूर्ण यह गुण आघात वर्ध्यता कहलाता है। सोना तथा चांदी सबसे ज्यादा आघात वर्ध्यता वाली धातुएं हैं। आघात वर्ध्यता का अर्थ है कि किसी धातु को गर्म करके उसे पीट कर यानी उसे ठोक कर उस पर चोट लगा के हथौड़े की
या जो सुनार लोग जो होते हैं उनका हथौड़ा और भी काफी छोटा होता है, उससे वो पीट पीट कर उसको चद्दर नुमा बना लेते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, उससे जेवर बनाना सोने के और आभूषण बनाना काफी आसान होता है। ऐसी धातुओं को आघातपर धातुएं कहते हैं तथा धातुओं का यह गुण आघातपरता कहलाता है। सोना तथा चांदी, सोना तथा चांदी सबसे ज्यादा आघातपरता वाली धातु है, चूंकि इनके यही सबसे ज्यादा तपाकर आभूषण और उपयोग की चीजें बनाई जाती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन के उपयोग में विशेषकर महिलाओं के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, और ये आघातपरता धातुओं के तहत ये दोनों धातुएं आती हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हीरा व ग्रेफाइट है। ये मेरा 5वां क्वेश्चन है, अपरूपता किसे कहते हैं? कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखिए। जब एक या दो तत्व जैसे जहां कोयला है वहां हीरा भी अवश्य होगा। जब एक या दो तत्व प्रकृति में कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं, और तत्वों के विभिन्न रूपों को कई जगह मिल जाती है, प्रकृति में कई चीजें कई जगह मिल जाती हैं, उसको अपरूप कहते हैं। कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा व ग्रेफाइट। और ये 5 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं, ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए वर्ष 2026 की परीक्षाओं में एमपी बोर्ड में अवश्य इसमें से 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मिलेंगे, और उनके लिए आपके लिए ये काम करना है कि इन 5 क्वेश्चनों को आज से ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सूची में शामिल करें, जिससे आपको आपकी साल बेकार ना हो। मेरा सहयोग, मेरी जो मदद है वो आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करने काफी मेहनत से वीडियो तैयार की जाती है, ताकि बच्चों का सहयोग हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हों। जितने बच्चे पास होते हैं उसमें टीचर का भी नाम होता है, और हम बहुत छोटे लेवल के से अपने आप को शुरू करा है, और आप लोगों का सहयोग रहा तो एक दिन बहुत अच्छे लेवल पर भी हम होंगे। और आप लोग निश्चित रहे, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर विश्वास रखें कि मेरा भी कई सालों का तजुर्बा है जो मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और मैं अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए शुरू करता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं है, पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण में सभी हरे पौधे अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोजन तैयार कर लेते हैं, इसी प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जनन क्यों आवश्यक है? जनन क्यों आवश्यक है? उत्तर, की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन हर बार परीक्षा में रिपीट होता है और इस बार भी रिपीट होगा। जनन क्यों आवश्यक है? जनन इसलिए आवश्यक सभी सजीवों में जिनमें जीव है वो ये चाहते हैं इसको अपनी स्पीशीज के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए तथा अपने समान आकृति, रंग, रूप एवं गुणों के नए जीव उत्पन्न करने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। जनन यानी पैदाइश जानवरों में हो सकती है, इंसानों में हो सकती है, और सभी लोगों के लिए अपना वंश बढ़ाने की शुरुआत से परंपरा चली आ रही है। इसी वजह से इसकी आवश्यकता पड़ती है। जनन जब तक जन्म नहीं होगा तो जब तक मृत्यु भी नहीं होगी। इंसान मरते भी हैं और जन्म भी होता है, और इंसान चाहता है कि इंसान इस दुनिया में बना रहे। जब तक इंसान बना रहेगा दुनिया चलती रहेगी।
इससे संबंधित ये क्वेश्चन था जो आपके लिए वर्ष 2026 में बिल्कुल रखा मिलेगा ये पेपरों में, और आप लोग बिल्कुल निश्चय होकर कॉन्फिडेंशियल बने और अच्छा से अच्छा पढ़ने की कोशिश करें। मेरी हिदायत इस प्रकार आप लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि आपका समय भी क्वेश्चन नंबर 8 हमारा मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। वंशानुगत यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले जो गुण हैं उनको अपन वंशानुगत के नाम से जानते हैं। इसका उत्तर है मेंडल के द्विसंकर संकरण के प्रयोग में F2 पीढ़ी यानी दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत 4 प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं, जिनमें 2 जनकों के समान तथा 2 जनकों से भिन्न होती हैं। 2 में क्या है आपसी गुण मिलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और 2 में नहीं मिलते। इससे में पता चलता है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो हम अपने रोजमर्रा की भाषा में कहते हैं कि भाई देखो खून का असर आदमी में कहीं ना कहीं रहता है। जो चीज़ें हमारे पूर्वजों में रही होंगी वो चीज़ हमारे अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में जरूर पाई जाती हैं। इसी को वंशानुगत लक्षण कहा जाता है। और इसमें क्या कहते हैं सबसे अच्छी बात ये है कि मेंडल ने जब इसका उपयोग किया तो उसमें ये पाया कि वंशानुगत बीमारियां भी जो है वो चलती रहती हैं। अगर किसी के माता पिता को टीबी है तो उसके बच्चों के लिए भी टीबी हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि होगी ही, हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ें बदलती नहीं हैं। कहीं ना कहीं इसका अपने को रूप छोटे रूप में देखने के लिए अवश्य ही मिलता है। इसी प्रकार से आप लोग के लिए अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग। अवतल दर्पण यानी जो अनुप्रयोग यानी छोटे प्रयोग। इसमें इसके साधारण से 2 कहते हैं नंबरों में क्वेश्चन दिया, आंसर दिया है हजामत बनाने के शीशे के रूप में। जब अपन हजामत बनाते हैं तो पीछे जो नाई के पीछे जो शीशा लगा रहता है उसमें हमारे पीछे का जो बॉडी का स्ट्रक्चर रहता है, जो हमारे बाल होते हैं वो स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देते हैं कि कटिंग किस प्रकार की हो रही है। और हम जो ना नाई के लिए बता देते हैं नहीं भाई जहाँ से कम जहाँ से ज़्यादा, इस प्रकार की से जो शीशा लगा रहता है नाई के पीछे वो अवतल दर्पण का काम करता है। दूसरा है आँख, नाक, कान व गले के सूक्ष्म निरीक्षण के लिए। आँख, कान, नाक, इसमें क्या है जो डॉक्टर लोग जो होते हैं उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हमारे गले में कोई चीज़ अगर फंस जाती है, मटर का दाना या बच्चे जो छोटे मोटे सिक्के मिक्के फंस जाते हैं, उनको बड़े आसानी से अवतल दर्पण की सहायता से देख लेते हैं। कान में भी यही सब चीज़ें रहती हैं। और कान, नाक, गले, इनमें क्या कभी कभी बच्चे जान करके कोई बत्ती फंसा लेता है, कोई बहुत छोटी छोटी चीज़ें फंसा लेता है। उन सब चीज़ों को लिए देखने के लिए इसका उपयोग किया था। क्या करता है चुप, बिल्कुल बीच में बोलता है नालायक। समझ, अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। मैं समझा रहा हूँ, देखो बेटा ये गलत बात है तुम्हारी। पढ़ते वक्त किसी प्रकार की कोई बात ना करें आप लोग आपस में। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बच्चों की गंभीरता वाली बात है और एक नॉलेज वाली बात है, ताकि बच्चों के लिए सरलता और अच्छे क्वेश्चन प्राप्त हो सके, इसलिए इन सब चीज़ों में मेहनत की जा रही है। और आप क्वेश्चन नंबर 10, उत्तल लेंस के उपयोग कोई 2। इसके 2 उपयोग हैं उत्तल लेंस के, और उसमें क्या है सबसे पहला उपयोग है सूक्ष्मदर्शी यानी जिनमें छोटी चीज़ों को देखा जाता है। जैसे दही जो है उसके लिए सूक्ष्मदर्शी सहायता देखा जाता है और उसके बैक्टीरिया हमको दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से आता है दूरदर्शी। जब कोई चीज़ बहुत दूर होती है तो उसको देखने के लिए भी हम दूरदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। उसमें उत्तल लेंस की सहायता से दूरदर्शी जो है उसमें ये चीज़ उत्तल लेंस लगाया जाता है। फोटोग्राफ से फोटो जो लिए जाते हैं इंसान के दूर के फोटो, पास के फोटो, जब उत्तल लेंस की सहायता से लिए जाते हैं। कैमरा आदि यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो हमारा कहते पॉइंट है दूरदृष्टि दोष एवं जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मों में। अब वो डॉक्टर की सलाह से जब हम चश्मा बनवाते हैं उसमें क्या है उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों ही प्रकार के चश्मे बनते हैं, परंतु उत्तल लेंस के जो है वो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है चश्मों में। और विशेषकर इसमें क्या है डॉक्टर जी सलाह देते हैं कि हमको पास कोई दूर की चीज़ देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। और मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।